हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मोहम्मद आमिर यूसी जेआरएफ। मेरा नाम मोहम्मद आमिर है और मैंने जेआरएफ क्लियर किया दिसंबर 2024 वाले एग्जाम में विद 99.872 परसेंट आए। इस चैनल की बात करें तो इस चैनल पर हम लोग टू द पॉइंट लेक्चर्स देख रहे हैं क्योंकि उसको बहुत अच्छे से एनालाइज करने के बाद, चूँकि एकदम एग्जाम ओरिएंटेड है और जो कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स है उसको एकदम ईजी लैंग्वेज में हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। इस लेक्चर की बात करें तो इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे ग्लोबल एनवायरमेंट पॉलिसीज एंड एग्रीमेंट अबाउट एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। सबसे पहला आता है स्टॉकहोम डिक्लेरेशन, जो कि 1972 में आया था। ऑफिशियली इसको बोला गया था डिक्लेरेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट। स्टॉकहोम में, जो कि स्वीडन में हुआ था 1972 में, और ये पहला मेजर इंटरनेशनल गैदरिंग था इन्वायरमेंटल इशू पे, जो कि अटेंड किया गया था 113 कंट्रीज के द्वारा एंड 19 इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा। और एक डिक्लेरेशन इसने दिया था जिसमें 26 प्रिंसिपल्स थे जो कि रिलेटेड थे एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट के। और की थीम जो थी वो राइट टू अ हेल्थी एनवायरनमेंट, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रिवेंट एनवायरमेंटल हार्म, द नीड टू बैलेंस एनवायरनमेंट डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। और आउटकम जो था इससे उसके बाद यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम यूएनईपी, जो कि बहुत ही एक एनवायरनमेंट को लेकर बहुत ही प्रोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशन है या फिर डिपार्टमेंट है यूनाइटेड नेशंस का। फर्स्ट टाइम जो था इन्वायरमेंट जो था वो पहली बार ग्लोबल डिप्लोमेट एजेंडा पे पुट किया गया था। यूएनईपी जो था, अबाउट यूएनईपी देख लेते हैं, 1972 में था और इसका जो हेडक्वार्टर है वो नैरोबी केन्या में था। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस का ये एक आउटकम था, रिजल्ट था। फंक्शंस जो था वो एक लीडिंग ग्लोबल इन्वायरमेंटल अथॉरिटी थी और कोऑर्डिनेट विथ रिस्पॉन्सेज टू इन्वायरमेंटल इशूज विद इन द यूएन सिस्टम। और ये फोकस करता है इशूज जैसे कि क्लाइमेट चेंज, इकोसिस्टम मैनेजमेंट, इन्वायरमेंटल गवर्नेंस, केमिकल्स एंड वेस्ट पे, और सस्टेनेबिलिटी, कंजप्शन एंड प्रोडक्शन पे भी। उसके बाद यूनाइटेड एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का जो था वो इंडिया का था, उसको देख लेते हैं। ये इनेक्ट हुआ था आफ्टर भोपाल गैस ट्रेजिडी, जो कि 1984 में आया था। भोपाल में गैस लीक हुआ था जिसमें बहुत ज़्यादा डेथ्स हुए थे। और जो इन्फोर्स हुआ था ये 19 नवंबर 1986 को हुआ था। प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट अथॉरिटीज फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। इंडिया के अंदर एक कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड कराता था सेंट्रल एंड स्टेट अथॉरिटीज़ के बीच। और ये एम्पावर करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को टू टेक मेजर्स टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरमेंट, गेट स्टैंडर्ड्स फॉर एमिशंस and discharge of pollutants, regulate industry activities that may affect the environment। और ये एक अम्ब्रेला लेजिस्लेशन था, सर्व्स एज द बेसिस फॉर द रूल्स ऑन एयर, वाटर, hazardous वेस्ट एटसेट्रा। इसके बाद नेक्स्ट है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो कि था सब्सटेंस ऑन डिप्लेशन ऑफ द ओजोन लेयर। ओजोन लेयर के डिप्लेशन पे ये बेस्ड था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं, ये जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हुए हैं। ये अडॉप्ट हुआ था 16 सितंबर 1987 को, केम इनटू इन फोर्स 1 जनवरी 1989 को, और ये लीगली बाइंडेड था इंटरनेशनल ट्रीटी एम्ड एट फेजिंग आउट प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेस, ओडीएस। इसका गोल जो है कि प्रोटेक्शन ऑफ स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन लेयर, जो एक लेयर बनी हुई है ओजोन लेयर जो प्रोटेक्ट करती है यूवी रेज से, यूवीबी रेडिएशन से जो प्रोटेक्ट करती है उसको प्रोटेक्ट करे। इसका ऑब्जेक्टिव था फेज आउट द की ओडीएस, जो कि ओडीएस यानी ओजोन डिप्लेशन सब्सटेंसेस। अभी नेक्स्ट आगे हम देखेंगे व्हाट इज ओडीएस, उसकी क्लासिफिकेशन पे देखेंगे। रिप्लेस करना लेस हार्मफुल सब्सटेंसेस सब्सटीट्यूट्स को, स्पेशली जो रेफ्रिजरेटर में यूज होता है, एरोसॉल्स में यूज होता है, सॉल्वेंट्स में यूज होता है, एयर कंडीशनर में यूज होता है। और इसमें डिफरेंट शेड्यूल्स थे डेवलप्ड कंट्रीज एंड डेवलपिंग कंट्रीज के लिए। डेवलप्ड कंट्रीज जिनको नॉन आर्टिकल 5 कंट्रीज भी कहते हैं एंड आर्टिकल 5 कंट्रीज भी कहते हैं डेवलपिंग कंट्रीज को। की अचीवमेंट्स, जो कि जो सारे जो यूएन के मेंबर थे 198 मेंबर्स, वो सारे पार्टिसिपेट किए थे प्रोटोकॉल में। और एक पहली ट्रीटी थी यूएन हिस्ट्री में जिसको अचीव किया गया था यूनिवर्सल रेटिफिकेशन पर, एंड कंसिडर द मोस्ट सक्सेसफुल मल्टीलेटरल एनवायरमेंटल agreement, has prevented 2 million cases of skin cancer annually। UNEP estimate किया करता है। The ozone hole over Antarctica is recovering and expected to return to 1980 levels by 2066 तक।
2066 तक 1980 का जो लेवल था ओजोन लेयर का वैसा हो जाएगा, और जो अंटार्कटिका की साइड का है वो रिकवर हो रहा है। नेक्स्ट ओडीएस देख लेते हैं, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। ये एक मैन मेड सब्सटेंसेस होता है जो कि कॉज करता है केमिकल डिग्रेडेशन को ओजोन मॉलिक्यूल्स के। स्ट्रेटोस्फेयर में जो ओजोन मॉलिक्यूल्स हैं उसका केमिकल डिग्रेडेशन होता है। जब ये रिलीज होता है, दी सब्सटेंसेस राइज इनटू द स्ट्रेटोस्फेयर एंड आर ब्रोकन डाउन बाय यूवी रेडिएशन। तो वो जो सब्सटेंसेस होते हैं वो ब्रोक कर दिए जाते हैं यूवी रेडिएशन से, और ये रिलीज करते हैं क्लोरीन एंड ब्रोमीन एटम जो कि डिस्ट्रॉय करता है ओजोन को। मेजर जो ओडीएस है उनको देख लेते हैं। पहले सब सीएफसीज क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, एचसीएफसीज हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, हैलोन्स, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिथाइल क्लोरोफॉर्म, मिथाइल ब्रोमाइड, हाइड्रोब्रोमोफ्लोरोकार्बन, एचबीएफसीज। और कॉमन सोर्सेज जो हैं वो हैं रेफ्रिजरेटर्स, एयर कंडीशनर, कूलेंट्स, फोम ब्लोइंग एजेंट्स, फायर एक्सटिंग्यूशर, हैलोन्स, इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट्स, एरोसॉल प्रोपेलेंट्स, फ्यूमिजेंट्स इन एग्रीकल्चर, ड्राई क्लीनिंग केमिकल्स। ये सारी चीज़ जो है वो कॉमन सोर्सेज है। क्लास 1 एंड क्लास 2 ओडीएस जो है, क्लास 1 ओडीएस हाई ओडीपी ओजोन डिप्लीटिंग पोटेंशियल, उनको क्लास 1 ओडीएस कहते हैं, जो कि मोस्ट हार्मफुल होते हैं ओजोन लेयर के लिए। इंक्लूड्स सीएफसीज, हैलोन्स, कार्बन टेट्राक्लोराइड, CCl4 जिसको बोलते हैं, मिथाइल क्लोरोफॉर्म, मिथाइल ब्रोमाइड, ये सारे जो है वो ओडीएस 1 के अंडर में आते हैं। और ये फेज्ड आउट किए गए डेवलप्ड कंट्रीज के द्वारा एज अर्ली एज 1996 में। क्लास 2 ओडीएस जो है वो लो, जिनका लोअर ओडीपी होता है। एचसीएफसीज आर द प्राइमरी क्लास 2 सब्सटेंसेस, जो हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं वो प्राइमरी क्लास 2 सब्सटेंसेस है। इसको रिप्लेस ही करना था सीएफसीज को एचसीएफसीज से। इंट्रोड्यूस्ड एज टेम्पररी सब्सटीट्यूट फॉर क्लास 1 ओडीएस, हाँ इसको इंट्रोड्यूस किया गया था ताकि जो क्लास 1 ओडीएस है उनको सब्सटीट्यूट कर सके, ताकि कम नुकसान हो, कम हार्मफुल रहे। डेवलप्ड कंट्रीज शेड्यूल्ड टू फेज आउट बाय 2030, डेवलपिंग कंट्रीज फेज आउट एक्सटेंडेड टिल 2040। सीएफसीज वर्सेस एचएफसीज वो हो जाएगा। फुल फॉर्म जो है सीएफसीज का क्लोरोफ्लोरोकार्बन, एचएफसी का हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। ओजोन इम्पैक्ट, जिनका हाई ओडीपी होता है, हार्मफुल टू ओजोन, नो ओजोन डिप्लेशन, ग्रीन हाउस गैसेज का पोटेंशियल जो है वो मॉडरेट है सीएफसीज का, और एचएफसी का जो है वो हाई है, पोटेंट जीएचजीज है, ग्रीन हाउस गैसेज, पोटेंट इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस है ये। और यूज कर की बात करें तो सीएफसी जो होता है वो ओल्ड रेफ्रिजरेंट्स में यूज होता था, एरोसॉल्स में यूज होता था, और एचएफसी जो है वो करंटली अभी तो रिप्लेसमेंट के रूप में यूज होता है एचएफसी सीएफसी का। एनवायरमेंटल स्टेटस जो है वो बैन कर दिया गया इसको अंडर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में। एंड एचएफसी को जो कि जो इसका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का जो है उसके की अमेंडमेंट हुआ था 2016 में, उसमें कंट्रोल करने की बात की गई है। अमेंडमेंट्स देख लेते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का, इससे भी क्वेश्चन आए हुए हैं, इससे कॉलम वाले क्वेश्चन आए हुए हैं। 1992 में पहली बार अमेंड हुआ था लंदन में, उस समय स्ट्रेंथन और फेज आउट करना था शेड्यूल को, और नए सब्सटेंसेस ऐड हुए थे। उसके बाद 1991 में आया था नैरोबी केन्या में, जो कि टेक्निकल रिव्यू हुआ था। 1992 में कोपेनहेगन में हुआ था, एक्सेलरेट करना था फेज आउट डेडलाइंस को। एंड उसके बाद बैंकॉक में 1993 में, जिसमें टाइटन किया गया था रेगुलेशंस को। उसके बाद 1995 में वियना में हुआ था, इसमें एडजस्टमेंट्स एंड क्लैरिफिकेशंस थे। उसके बाद 1997 में मॉन्ट्रियल हुआ था, मॉन्ट्रियल में, जिसमें हैलोन्स एंड मिथाइल ब्रोमाइड फेज आउट किया गया था। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, जिसमें टेक्निकल असेसमेंट थे। और बीजिंग्स में एचसीएफसीज जो है वो फेज आउट किया गया था, कंप्लायंस प्रोसीजर्स। उसके बाद किगाली जो 2016 में आया था, जो कि फेज डाउन किया गया था एचसीएफसीज, नॉट ओडीएस बट पोटेंट जीएचजीस। उसके बाद आउटकम्स की बात करें इसकी, तो ओजोन होल जो है वो रिकवरी की तरफ जा रहा है, जो कि अंटार्कटिका साइड का है। और नासा और यूएनईपी के अकॉर्डिंग फुल ओजोन रिकवरी जो है वो 2066 तक पूरे अंटार्कटिका में हो जाएगा, 2045 में इन मिड लैटिट्यूड एंड 2040 में इन ट्रॉपिक्स में। डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज भी देख लेते हैं क्या होता है। इनको आर्टिकल डेवलप्ड कंट्रीज, जिनको नॉन आर्टिकल 5 कह सकते हैं। आर्टिकल 5 में जो डेवलपिंग कंट्रीज आते हैं, डेवलप्ड कंट्रीज में अर्ली इंडस्ट्रियलाइजर्स आ गए थे, हिस्टोरिकली रिस्पॉन्सिबल हो गए थे ग्रेटर इमिशन के लिए ऑफ ओडीएस के, ऑब्लिगेटेड टू बिगिन फेज आउट अर्लियर, फाइनेंस एंड ट्रांसफर टेक्नोलॉजी टू डेवलपिंग कंट्रीज। उसके बाद कंप्लाई विद द स्ट्रिक्टर टाइमलाइंस। एंड डेवलपिंग कंट्रीज जो थे वो आर्टिकल 5 के अंडर में आता है। डेवलप्ड कंट्रीज के एग्जांपल हो जाएंगे अमेरिका,
यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, सर जो है वो डेवलप्ड कंट्रीज़ में। डेवलपिंग कंट्रीज़ जो कि जिनकी जो पर कैपिटा इनकम जो कम है और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ कम है, अलाउड डिलेड कंपाइलेंस शेड्यूल्स, provided with financial assistance from the multilateral fund, technology transfer and capacity building programs, still responsible for the eventual phase out, but with greater flexibility. तो डेवलपिंग कंट्रीज में आ जाएंगे, इंडिया आ जाएगा, पाकिस्तान आ जाएगा, बांग्लादेश आ जाएगा, ब्राज़ील आ जाएगा। ये सारी कंट्री जो है जहाँ पे पर कैपिटा इनकम कंपैरेटिवली लो है और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ भी कम है, वो डेवलपिंग कंट्रीज में आते हैं। ठीक है, तो ये लेक्चर खत्म होता है यहाँ पे। और मैं बात करूँ अगर पर्सनलाइज्ड गाइडेंस, टीचिंग, मेंटरशिप किसी को चाहिए तो वो लोग मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे 8546007579, और टेलीग्राम पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर किसी को पर्सनलाइज्ड गाइडेंस, प्रॉपर टीचिंग चाहिए, प्रॉपर नोट्स, पीवाईक्यूज वगैरह के साथ, तो वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, शुक्रिया।